का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ रेल एंड वेल्डिंग ऑफ रेल। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंथ ऑफ रेल क्या होता है एंड वेल्डिंग ऑफ रेल क्या होता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लेंथ ऑफ रेल। तो लेंथ ऑफ रेल स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ कि रेल हम किसको बोलते हैं। ये जो रेलवे ट्रैक होता है तो ये वाला जो मेंबर होता है इसको ही हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रेल। तो ये बोलता है कि हमको इसका लेंथ कितना अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है, ये डेफिनेशन में लिखा है, द रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ आर प्रेफर्ड टू स्मॉलर लेंथ ऑफ रेल्स बिकॉज दे गिव मोर स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी फॉर अ रेलवे ट्रैक। ये बोलता है कि एज कंपेयर टू छोटे लेंथ के रेल के कंपैरिजन में हम ज़्यादा लंबे लेंथ के रेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये हमारे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिकल भी होता है। नेक्स्ट लिखा है, द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रैक इज द जॉइंट बिटवीन टू रेल्स। लेजर द नंबर ऑफ जॉइंट्स, लेजर वुड बी द नंबर ऑफ फिश प्लेट्स एंड दिस वुड लीड टू लेजर मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बोलता है कि हमारा जो रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे जो वीकेस्ट पॉइंट होता है वो होता है दो रेल के बीच का जो जॉइंट आता है, वही सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है पूरे रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो ये बोलता है कि अगर हम ज़्यादा लंबे लेंथ के रेल्स को अडॉप्ट करेंगे तो दो रेल के बीच का जो जॉइंट आएगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू शॉर्टर लेंथ ऑफ रेल्स। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे कम रहेंगे तो उन जॉइंट्स को जोड़ने के लिए जो हमको मेंबर्स या प्लेट्स हम यूज़ करते हैं वो भी हमको कम यूज़ होगा। और अगर ये मेंबर्स हम कम यूज़ कर रहे हैं मतलब हमारा कॉस्ट हम बचा रहे हैं और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल हो रहा है। यहाँ पे एक टर्म आया होगा फिश प्लेट। अब मैं ये इसको डायग्राम से एक बार और बता देती हूँ कि मान के चलिए ये हमारे लॉन्गर लेंथ के रेल्स हैं। तो ये जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना आया आपका, एक आया। अब यहीं पे अगर आप मान के चलो कि आप शॉर्टर लेंथ के रेल को यूज़ कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे शॉर्टर लेंथ के रेल्स को आप यूज़ करोगे तो ये जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे कितना आया, 3 आया। और जो लॉन्ग लेंथ के रेल थे उसमें नंबर ऑफ जॉइंट कितना आया, 1 आया। तो अब क्या है, ये जो दो रेल है इनको ज्वाइन करने के लिए जो प्लेट्स लगते हैं या जिन मेंबर्स को हम यूज़ करते हैं इस मेंबर को बोलते हैं फिश प्लेट, जिसके बारे में आप आगे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो ये जो प्लेट्स लगते हैं इसमें बोल्ट्स भी लगते हैं इनको आपस में स्लीपर से रेल को ज्वाइन करने के लिए। तो ये बोलता है कि अगर हम लॉन्ग लेंथ के रेल्स को यूज़ करेंगे तो हमको ये जो फिश प्लेट है वो कम यूज़ होगा एज़ कंपेयर टू शॉर्टर लेंथ ऑफ रेल्स, जिसमें हमारा आप देख सकते हो कि 3 प्लेट्स यूज़ हो रहे हैं। अब इनको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो अगर एक ही रहेगा तो उसको मेंटेनेंस करने में आपका कॉस्ट कम आएगा और 3 रहेंगे तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये जो डायग्राम है केवल मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है, आगे लिखा है, स्मूथर रनिंग ऑफ ट्रेन्स एंड मोर कंफर्ट टू द पैसेंजर्स। ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके कम रहेंगे तो आपको ट्रेन को मूव होने के लिए और ज़्यादा अच्छे से स्मूथ सरफेस मिलेगा और जो पैसेंजर हैं वो भी कंफर्टेबली ट्रेवल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जर्क्स जो हैं वो कम लगेंगे। अब मान के चलो अगर आपके रेल में बहुत सारे जॉइंट्स हैं क्योंकि आपने शॉर्टर लेंथ ऑफ रेल को अडॉप्ट किया है, तो ये जो जॉइंट्स है ये यहाँ पे जॉइंट्स आएगा। तो जब ये ट्रेन मूव करेगा तो ये जॉइंट से बार बार उसके व्हील्स क्या है, टकराएंगे। तो ये बोलता है कि स्मूथ रनिंग में उसमें फर्क आएगा एज कंपेयर टू लॉन्गर लेंथ ऑफ रेल्स जिसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके कम रहेंगे। मोर ओवर द more number of joints would increase wear and tear of the vehicle components including wheels। ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो बार बार जो ट्रेन का जो व्हील है या आपका जो भी लोकोमोटिव है उसका जो व्हील है वो क्या करेगा, उस जॉइंट के एंड से बार बार टकराएगा और कंटिन्यूअस टकराने के कारण और शॉक एंड वाइब्रेशन के कारण वो जो एंड पोर्शन रहेगा जॉइंट का वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। तो ये जो है रेल को भी डैमेज करेगा एज वेल एज जो लोकोमोटिव है उसके व्हीकल्स को भी ये क्या करेगा, डैमेज करेगा। इसीलिए हम अवॉइड करेंगे शॉर्टर लेंथ ऑफ रेल्स और हम अडॉप्ट करेंगे लॉन्गर लेंथ ऑफ रेल्स।
नेक्स्ट जो है वो है आपका फैक्टर्स गवर्निंग लेंथ ऑफ रेल्स, की कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपका चॉइस ऑफ लेंथ ऑफ रेल्स। तो सबसे पहला लिखा है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ये होता है कि आपका अगर आप ज़्यादा लंबे लेंथ के रेल को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा, और अगर आप शॉर्टर लेंथ का चूज़ करोगे तो उसका जो है कॉस्ट कम आएगा। लेकिन हमको कंडीशंस को भी ध्यान रखना है, एज वेल एज जो हमारा फील्ड का रिक्वायरमेंट है उसको भी हमको ध्यान में रख के ऐसा लेंथ को अडॉप्ट करना है कि ना तो उसका जो कॉस्ट है हमको बहुत ज़्यादा पड़ना चाहिए, ना तो बहुत ही कम। हम इकोनॉमिकल कॉस्ट के लेंथ को अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप रेल का मैन्युफैक्चर कर रहे हो लॉन्ग रेल का, तो ये बोलता है कि आपके पास वैसे वेगन्स होने चाहिए या लॉन्ग वेगन्स होने चाहिए जो ईजिली आपका क्या करे, ये लॉन्ग लेंथ के रेल्स को एक जगह से दूसरे जगह आपका ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट है हमारा लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ऑपरेशन। लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग ऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चूज़ करने के लिए लेंथ ऑफ रेल, क्योंकि अगर आपने बड़े लेंथ के या लॉन्ग लेंथ के रेल्स को मैन्युफैक्चर किया है तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो आपका वेगन्स हैं उसमें आपको क्या करना है, उसको लिफ्ट करके उसमें आपको रखना है वेगन्स में, ताकि आप उसको ट्रांसफ़र कर सको। तो जो मशीन उसको लिफ्ट करेगी और उसको हैंडल करेगी वो भी आपका केपेबल होना चाहिए उस लोड का, उस रेल के लोड को या वेट को कैरी कर पाने के लिए, और ईज़िली उसको हैंडल करके उन वेगन्स में लोड कर पाने के लिए। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रेल ऑफ लेंथ को चूज़ करने के लिए। आगे इन्हीं को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करी हूँ। आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा लेंथ ऑफ रेल्स। लेंथ ऑफ रेल्स में ये बोलता है कि हम लोग 3 तरीके के गेजेस पढ़े हैं, नैरो गेज, मीटर गेज एंड ब्रॉड गेज। तो ये बोलता है कि हम कौन से प्रकार के गेज को अडॉप्ट करेंगे, तो हमको गेज का कौन से टाइप ऑफ गेज के लिए कौन सा लेंथ ऑफ रेल सुटेबल रहेगा, ये आप अभी उसके लिए डिटेल में पढ़ोगे। तो ये बोलता है कि ब्रॉड गेज जो रेल्स होते हैं उनके लिए जो मोस्ट कॉमन लेंथ अडॉप्ट किया जाता है वो होता है 13 मीटर। नेक्स्ट है आपका मीटर गेज। मीटर गेज के लिए यूजुअली हम 12 मीटर लेंथ के रेल्स को अडॉप्ट करते हैं। थर्ड है आपका नैरो गेज। नैरो गेज में बोलता है कि ये जनरली हम 9 मीटर के लेंथ को अडॉप्ट करते हैं, लेंथ ऑफ रेल को फॉर नैरो गेज। तो ये होता है क्या, लेंथ ऑफ रेल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा वेल्डिंग ऑफ रेल्स। ये नीचे बॉटम पे आप सबसे पहले डायग्राम को देखिए, तो इससे आपको समझ में आएगा कि वेल्डिंग ऑफ रेल क्या होता है। ये एक रेल है और ये दूसरा रेल है, दोनों को आपस में क्या किया गया है, आपका ज्वाइन किया गया है। ये जो ज्वाइंट पोर्शन आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं वेल्डिंग ऑफ रेल। ये 2 डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम से आपको पता चलेगा कि वेल्डिंग ऑफ रेल होता क्या है। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें लिखा है रेल जॉइंट्स आर द प्रोवाइडेड टू जॉइन 2 एडजेसेंट रेल्स। ये बोलता है कि रेल जॉइंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, ये जो जॉइंट आ रहा है क्या करता है, 2 एडजेसेंट रेल को जोड़ने के कारण ये जो जॉइंट है ये होता है, तो इसको बोलते हैं हम रेल जॉइंट। नेक्स्ट लिखा है दे आर द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक एंड शुड देयर फोर बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल जॉइंट। ये बोलता है कि मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि रेलवे ट्रैक का सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या होता है, 2 रेल के बीच का जो जॉइंट होता है वो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है पूरे रेलवे ट्रैक में। तो ये बोलता है कि जब भी हम 2 रेल को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको उसको बहुत केयरफुली उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ताकि हम एक आइडियल जॉइंट का फॉर्मेशन कर सके। नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ जॉइंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय वेल्डिंग ऑफ रेल्स। ये जो रेल जॉइंट्स आ रहे हैं आपके ट्रैक में, इनको हमको
कम से कम रखना है, तो इनको रिड्यूस करने के लिए जो हम प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं वो कहलाता है हमारा क्या, वेल्डिंग ऑफ रेल्स। तो वेल्डिंग ऑफ रेल्स प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग रेल जॉइंट विथ मैनी एडवांटेजेस। ये बोलता है रेल जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए हम वेल्डिंग करते हैं, और वेल्डिंग करने से हमारा बहुत सारा जो रेल जॉइंट्स है वो एलिमिनेट हो जाता है, और इसके साथ ही वो बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पर्पस ऑफ वेल्डिंग क्या होता है, कि हम क्यों करते हैं वेल्डिंग और इसका पर्पस क्या है करने का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेल बाय जॉइनिंग टू और मोर रेल्स। ये बोलता है अगर मान के चलो मेरा जो ट्रैक है वो इतना लंबा ट्रैक है, लेकिन मेरे पास जो रेल्स अवेलेबल हैं वो इतने ही लेंथ के अवेलेबल हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये लेंथ को बढ़ाने के लिए, मेरे को तो ट्रैक इतना लंबा रखना है, तो ये लेंथ का नीड को फुलफिल करने के लिए मैं इन रेल्स को ले डाउन करूँगी, और ये बीच में जो जॉइंट्स आ रहे हैं इन जॉइंट्स को आपस में क्या करूँगी, जोड़ दूंगी। तो मेरा जो ये लेंथ है रेल का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही बोल रहा है कि लेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉइंट्स विच लीड्स टू इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथ। ये बोलता है कि हम वेल्डिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है, नंबर ऑफ जॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो ये जो जॉइंट्स है इनको करते हैं, क्या करते हैं, फास्टनिंग्स एंड अदर मेथड्स को अडॉप्ट करके प्लेट्स लगा के या बोल्ट्स लगा के इनको आपस में जोड़ा जाता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बोल्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारा जो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम उन बोल्ट्स को, उन फिश प्लेट को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फिश प्लेट और बोल्ट्स होते हैं वो शॉक और वाइब्रेशन के कारण अपने प्लेस से क्या होते हैं, कभी कभी वो डैमेज हो जाते हैं, तो उनको हमको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो आपका क्या करेगा, लोकोमोटिव का जो व्हील होता है एज वेल एज जो जॉइंट है उसमें क्या करेगा, डैमेजेस कॉज करेगा। तो हमको ये सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जॉइंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं। और वेल्डिंग करने से क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल हो जाता है और आपका स्ट्रेंथ का वैल्यू भी ट्रैक का बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिखा है टू रिपेयर द वॉर्न आउट और डैमेज रेल्स एंड दस इंक्रीज देयर लाइफ। वेल्डिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो पार्ट्स कंटिन्यूसली यूज़ हो के डैमेज हो गए हैं हम उनको रिपेयर कर सकें और हम उनका लाइफ स्पान को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। फोर्थ पॉइंट लिखा है टू बिल्ड अप वॉर्न आउट पॉइंट्स एंड रेल्स ऑन दी शार्प कर्व्स। ये बोलता है कि जो आपका जैसे स्टीप ग्रेडियंट हो गए या कर्व्स आ रहे हैं आपके रेलवे ट्रैक में, तो ये जो कर्व का जो पोर्शन रहता है इसमें आपका क्या है, लोकोमोटिव का व्हील जब टच होता है या यहाँ इस कर्व से घूमता है तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं डैमेजेस होने के। तो इन डैमेजेस को भी रिपेयर करने के लिए हम वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ परफेक्ट जॉइंट एंड हेंस इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द रेल। ये बोलता है कि ये परफेक्ट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। अगर आप वेल्डिंग कर दिए हो तो वो आप अगर देखोगे तो उतना आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं चल पाएगा कि वेल्डिंग कहाँ पे हुआ है। तो दैट मीन्स आपका जो रेल है वो एक लॉन्ग लेंथ का रेल आपको दिखेगा। और ये क्या करता है, लाइफ स्पान को भी बढ़ा देता है उस ट्रैक का। नेक्स्ट है टू इट रिड्यूसेस द क्रिप ड्यू टू इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रेल एंड इन टर्न फ्रिक्शन एज वेल। ये क्या करता है, आपका जो क्रिप है और फ्रिक्शन है दोनों को ये क्या करेगा, आपका रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है क्रिप, क्रिप क्या होता है, तो क्रिप का मतलब ये होता है कि जो लेटरल मूवमेंट ऑफ रेल होता है उसको भी क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। जो लेटरल मूवमेंट ऑफ रेल का रेल होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली वो जो लोकोमोटिव का व्हील है वो हाई वेलोसिटी से आपका उस रेल के ऊपर मूव कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है जो रेल है वो उसी के अलोंग, लेंथ के अलोंग क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। तो इसको क्या करता है, जो आपका अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ रेल आपका रहेगा और वो वेल्डेड रहेगा तो वो क्या कर देगा, क्रिप और फ्रिक्शन को होने से रिड्यूस कर देगा।
नेक्स्ट है आपका एक्सपांशन इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड विच इन टर्न ऑल्सो रिड्यूसेस द क्रिप। ये बोलता है कि अगर आपका लेंथ ऑफ रेल ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, बीच में जो जॉइंट्स हैं वो क्या है आपके ऑलरेडी फिलअप है वेल्डिंग से, तो वो क्या करेगा, जो आपका एक्सपांशन होता है टेम्परेचर के कारण स्ट्रक्चर में, वो उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रेल लेंथ्स बीइंग heavier dampen the intensity of high frequency vibrations due to moving loads। ये बोलता है कि अगर आपका लेंथ लॉन्ग लेंथ का आप रेल को अडॉप्ट कर रहे हो तो ये क्या करता है, हाई इंटेंसिटी और के फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने का इसमें क्षमता बढ़ जाता है। ये जो शॉक एंड वाइब्रेशंस आपके आते हैं, ये आते हैं ड्यू टू आपके मूविंग लोड्स। मूविंग लोड्स का मतलब ये है जो लोकोमोटिव का व्हील हाई वेलोसिटी से मूव करता है, उसी को आप क्या बोलोगे, मूविंग लोड। अब ये जो मूविंग लोड है, तो ये जो लोड की वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टाइप का आप ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, वेल्डिंग increases the life of rail due to decrease in the wear of rails at the joints। ये बोलता है कि वेल्डिंग आपका क्या करता है, रेल के लाइफ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि आपका जॉइंट्स पे वियर एंड टीयर अब कम हो रहा है, क्योंकि वो जो जॉइंट वाला पोर्शन था उसमें आपने क्या कर दिया है, वेल्डिंग करके उसको एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका वेल्डेड रेल्स प्रोवाइड ऑन लार्ज ब्रिजेस फॉर द स्पान लेंथ आर हेल्पफुल एज दे रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। ये देखा गया कि अगर हम वेल्डिंग कर देते हैं तो हमको जो है एक स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस मिलता है लोकोमोटिव को मूव करने के लिए। तो इसी को क्या किया, अप्लाई किया गया किस पे, ब्रिजेस पे अप्लाई किया गया, ताकि हमारा जो ट्रेन है वो स्मूथली रन कर सके। अब ये जो हम ट्रैक को यूज़ कर रहे हैं ब्रिजेस में, तो ये क्या कर रहा है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है एज कंपेयर टू आपका अगर हम जॉइंट्स वाले रेल्स को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट है आपका द कॉस्ट ऑफ ट्रैक कंस्ट्रक्शन बाय वेल्डिंग ऑफ रेल्स डिक्रीजेस ड्यू टू लेस नंबर ऑफ जॉइंट रेल जॉइंट्स। ये बोलता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी हमारा अब इकोनॉमिकल हो गया है, या बोल सकते हो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पहले आ रहा था अब उससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गया है। इसका बोलने का मतलब ये है कि जब हम रेल जॉइंट्स को दो रेल को आपस में जॉइंट करते हैं तो हम बहुत सारे मेंबर्स को यूज़ करते हैं, और वो मेंबर्स होते हैं आपका फिश प्लेट, फिश बोल्ट्स, जिसको आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो अगर आप ये फिश प्लेट या फिश बोल्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, आपका नंबर ऑफ प्लेट्स और बोल्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी मांगेगा। लेकिन वहीं पे इनको यूज़ करने के बजाय आप क्या कर दे रहे हो, वेल्डिंग कर दे रहे हो, तो कोई मेंटेनेंस वहाँ पे नहीं लगेगा। बस टाइम टू टाइम आपको क्या लगेगा, चेक करना रहेगा कि ये जो आपने वेल्डिंग की है वो प्रॉपर एंड स्मूथ वे में इसमें काम चल रहा है कि नहीं। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल्स। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल्स आपका थ्री टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका शॉर्ट वेल्डेड रेल्स, सेकंड होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल्स, थर्ड होता है आपका कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स। शॉर्ट वेल्डेड रेल्स को ही हम बोलते हैं SWR। अब ये शॉर्ट वेल्डेड रेल्स क्या होता है कि अगर आप रेल्स को अगर आप ये सपोज करो मेरा लेंथ ऑफ रेल है, इनको ये मेरे को एक ट्रैक बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो रेल्स को यूज़ किया और इनको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते गई, तो ये मेरा एक लॉन्ग लेंथ ऑफ रेल का फॉर्मेशन हो गया। तो शॉर्ट वेल्डेड रेल्स में ये बोलता है कि अगर आप ब्रॉड गेज के लिए यूज़ कर रहे हो शॉर्ट वेल्डेड रेल्स, तो ब्रॉड गेज के लिए आपका एक रेल का जो लेंथ होगा वो होना चाहिए आपका 13 मीटर। हर 13 मीटर के बाद आपका बीच में क्या आएगा, एक जॉइंट आएगा। तो ये बोलता है अगर आप 3 रेल्स को यूज़ कर रहे हो 13 मीटर के और उनको आपस में ज्वाइन कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शॉर्ट वेल्डेड रेल्स। अब ये जो शॉर्ट वेल्डेड रेल्स होता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका सारी जगहों पे एक्सपांशन होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर।
लेकिन अब ये जो एक्सपांशंस हो रहे हैं ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपका टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर, और इसके कारण आपके फुल लेंथ अलोंग द लेंथ ऑफ रेल कहीं पे भी आपका क्या हो सकता है, एक्सपांशन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग वेल्डेड रेल्स। लॉन्ग वेल्डेड रेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, LWR। ये क्या बोलता है कि जो लॉन्ग वेल्डेड रेल्स होते हैं उनका जो मिनिमम लेंथ होता है वो क्या होता है, मोर देन कितना होता है, 200 मीटर फॉर ब्रॉड गेज और 300 मीटर फॉर मीटर गेज। ये बोलता है कि ये जो लेंथ रहेगा ये 200 मीटर का रहेगा, और 200 मीटर के बाद यहाँ पे बीच में आपका जॉइंट आएगा जिसको आप क्या करोगे, वेल्डिंग करोगे। ये बोलता है कि ये जो लॉन्ग वेल्डेड रेल्स होते हैं इनमें केवल जो एक्सपांशन है सेंटर पोजीशन पे नहीं आता, इसमें जो है एक्सपांशन होता है ये एंड्स पे जहाँ पे आपका रेल खत्म हो रहा है, यहाँ पे आएगा आपका एक्सपांशन टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स। कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स ये बोलता है कि इसमें जो लेंथ ऑफ रेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो आपका होता है मोर देन 1 किलोमीटर, या फिर बोल सकते हो आपका 1000 मीटर से ज़्यादा अगर लेंथ ऑफ रेल है। सपोज करो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो लेंथ है उस लेंथ के बाद आप वेल्डिंग करते हो, तो ये जनरली आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और जब आपका पॉइंट और दो ट्रैक आपस में आके जिस पॉइंट पे ऐसे स्विच हो रहे हैं वहाँ पे भी हम ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, मेथड्स ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल्स। तो मेथड्स ऑफ वेल्डिंग ऑफ रेल, हमारा जो मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं वेल्डिंग का वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और उसी को बोलते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। सेकेंड है आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और उसी को बोलते हैं गैस प्रेशर वेल्डिंग। नेक्स्ट है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग और थर्ड है आपका केमिकल और थर्मिट वेल्डिंग। तो अब ये जो है आपको डिटेल में उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें कैसे इसको वेल्डिंग किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो रॉड है ये होता है इलेक्ट्रोड का रॉड, और ये जो है ये एक रेल है और ये आपका दूसरा रेल है। ये दोनों रेल के बीच में ये क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। तो हमको ये जॉइंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रोड का जो रॉड है और जो आपका क्या बोलते हैं रेल है, ये जो रेल है ये दोनों में हम क्या करते हैं, करंट को पास कराते हैं। करंट पास होने के कारण एट हाई टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रोड का जो रॉड है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और मेल्ट होके वो क्या करता है, इस जो गैप है इसमें फिलअप हो जाता है। और जैसे ही उसमें फिलअप होके ये कूल डाउन होगा तो ये एक हार्ड आपका स्ट्रेटा फॉर्म करेगा और ये क्या करेगा, दोनों रेल को आपस में ज्वाइन कर देगा। तो ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। सेकेंड है आपका क्या, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि हीट को प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, गैस को आपस में कंबाइन करके इसमें क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड का रॉड रहेगा उसमें इसको यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रॉड को मेल्ट करते हैं। तो वो जब मेल्ट होता है तो वो क्या होता है, एक मोल्टेन मास बन जाता है और वो क्या करता है, गैप में जाके फिलअप हो जाता है। तो फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग था उसमें हम क्या किए, करंट को पास करवाए, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को, गैस को यूज करके हम हीट को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, थर्ड जो है वो है आपका फ्लैश बट वेल्डिंग। ये जो है फ्लैश बट वेल्डिंग का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, आपका पावरफुल करंट को पास कराते हैं थ्रू टू रेल के एंड पे, और जब वो एंड का जो एंड पोर्शन रहेगा वो क्या होगा, उसमें जब हीट जाएगा तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, और जब वो मेल्ट होता है तो उसमें क्या होता है, वो जो मॉल्टेन मास है वो गैप को क्या करता है, फिलअप करता जाता है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा या ही पावर को जो सप्लाई करते हैं वो बहुत ही हाई पावर को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, केमिकल और थर्मिट वेल्डिंग। केमिकल और थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट
डिफरेंट केमिकल्स को पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके वो जो गैप है उसमें पोर कर देते हैं। टाइम के साथ वो जो मास है वो हार्ड होगा, फिर उसको क्या करते हैं, कटिंग टूल से उसको प्रॉपर रेल की शेप दिया जाता है, ताकि आपको पता ना चल सके कि आपने वेल्डिंग किस पोर्शन में किया है। तो मेरे पास जो है थर्मेट वेल्डिंग का एक एनिमेशन वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसको आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि थर्मेट वेल्डिंग होता क्या है। तो ये पोर्शन में जो आपका लेंथ ऑफ रेल है और वेल्डिंग ऑफ रेल पोर्शन में अगर आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।